नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले चंद मोहम्मद गौरी के बारे में बात की। किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में बात की और मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी के क्या क्या और नाम थे, जिसके बारे में हमने इससे पहले की क्लास में चर्चा की। और हमने बात की किसकी? भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण की। और मैंने आपको बताया कि भारत पर मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण का उद्देश्य था वह था भारत से धन लूटना। क्या था? धन लूटना। और दूसरी चीज़ भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और उसके साथ ही भारत में क्या करना? अपना साम्राज्य स्थापित करना। यह कार्य किसका था? मोहम्मद गौरी का। मैंने कल बात की किसके बारे में? पहले तो मुल्तान के आक्रमण की, और मुल्तान का आक्रमण मोहम्मद गौरी का सबसे पहला भारत पर किया गया आक्रमण माना जाता है। दूसरा जो आक्रमण उसने किया, गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर उसे पहली असफलता मिली। जैसे ही उसे असफलता मिली तब उसके दिमाग में आया कि अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हम क्या कर सकें? भारत पर विजय प्राप्त कर सकें। जैसे आप देखेंगे दोस्तों कि होता क्या है कि जो अमूमन सफलता पा जाता है वो क्या करता है? आराम से बैठ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति असफल होता है, वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करता है। कोशिश करने का मतलब ये है कि उस युद्ध को जो हम लड़ने जा रहे हैं उसे किस तरीके से जीता जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि जीतने वाले से ज़्यादा हारने वाला उसकी वैल्यू जानता है जिस युद्ध को वो हारा होता है। क्योंकि जीतने के पश्चात क्या होता है? हमारे अंदर खुशी होती है और खुशी के चक्कर में हमने क्या क्या कठिनाइयाँ झेली हम उसको भूल जाते हैं और उसी में खुश रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी ऐसा नहीं था। उसका उद्देश्य था भारत पर विजय स्थापित करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और साम्राज्य स्थापित करना। उसने क्या किया? गुजरात की जो पराजय हुई, क्या है? गुजरात की जो पराजय हुई तत्पश्चात मैंने आपको बताया था कल के ही क्लास में कि उसने क्या किया कि जो उसने सीधे वहां पर, कहां पर? राजस्थान से होकर गुजरात पर आक्रमण किया था। उसने नीति बनाई कि हम क्या करेंगे? पहले सीमांत क्षेत्रों को जीतेंगे। किसको? सीमांत क्षेत्रों को जीतेंगे। और उस समय सबसे पहला जो आक्रमण करता है वो कहां पर करता है? पंजाब पर आक्रमण करता है। कहां पर? पंजाब पर आक्रमण करता है, जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण रहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उस क्षेत्र को जीत लेगा तो उसे भारत में एंट्री करने में बहुत ही आसानी होगी। उस समय पंजाब पर गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह शासन कर रहा था। कौन कर रहा था? खुसरो शाह शासन कर रहा था। इसने कब आक्रमण किया था पंजाब पर? 1179 में के 1179 में उसने आक्रमण किया। इस पे क्या होता है कि उसे कुछ क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। वो क्षेत्र थे पेशावर के। कहां पर? पेशावर। पंजाब जो है पहले पाकिस्तान में, अभी देखिएगा पंजाब के दो भाग हैं, एक पाकिस्तान में पड़ता है, एक भारत में पड़ता है। तो पहले पेशावर और पंजाब एक साथ ही लगे हुए थे। तो होगा क्या कि उसने पंजाब के क्षेत्र में पेशावर को जीता। किसको जीता? पेशावर को जीता और पेशावर के आसपास के क्षेत्रों को उसने जीत लिया। फिर क्या करता है? 1181 में, क्या है? 1181 में पुनः आक्रमण करता है। क्या करता है? पुनः आक्रमण करता है। और इस युद्ध में क्या होता है? खुसरो शाह पराजित होता है। क्या होता है? खुसरो शाह पराजित होता है। खुसरो शाह से उसे धन मिलता है। क्या होता है? धन मिलता है और जमानत के रूप में, क्या है? जमानत के रूप में कि वो क्या करेगा? विद्रोह नहीं करेगा। खुसरो शाह को अपना एक पुत्र भी किसे देना पड़ता है? मोहम्मद गौरी को देना पड़ता है। 1181 के आक्रमण में ये होता है। फिर क्या होता है? 1185 में पुनः आक्रमण होता है। क्या होता है? 1185 में पुनः आक्रमण होता है। 1185 में जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है तो क्या होता है? उसे
जीत नहीं मिल पाती है। क्या होती है? उसे जीत नहीं मिल पाती है। अंततः उसे खुसरो शाह से संधि करने की बात करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? खुसरो शाह से संधि करने की बात करती है। लेकिन मोहम्मद गौरी ने यहां पर कूटनीति का प्रयोग किया। क्या किया? कूटनीति का प्रयोग किया। और कूटनीति का जब प्रयोग किया, उस कूटनीति में क्या किया कि खुसरो शाह को संधि के लिए बुलाया। किसके लिए बुलाया? संधि के लिए बुलाया। लेकिन उसका जो उद्देश्य था वो था खुसरो शाह को मारना। क्या था? खुसरो शाह को मारना। इस तरीके से मोहम्मद गौरी ने क्या है? मोहम्मद गौरी ने कूटनीति का सहारा लिया और किसको आमंत्रित किया? खुसरो शाह का आमंत्रित किया। और तत्पश्चात 1286 में क्या है? 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने खुसरो शाह का हत्या कर दी या वध कर दिया। इस तरीके से पंजाब पर किसका अधिकार हो गया? मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। हम देखेंगे पंजाब पर उसने कितने आक्रमण किए थे? 3 आक्रमण किए थे, जो कि तीसरा आक्रमण असफल होता है। चौथे आक्रमण में क्या है? चौथे आक्रमण में वो क्या करता है? संधि का प्रस्ताव, चौथे आक्रमण में क्या करता है? वो संधि का प्रस्ताव भेजता है। और संधि के प्रस्ताव के पश्चात वो क्या कर देता है? किसकी हत्या कर देता है? खुसरो शाह की हत्या कर देता है। तत्पश्चात क्या है? तत्पश्चात उसका किस पर अधिकार हो जाता है? पंजाब पर अधिकार हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। देखिएगा, पंजाब पर मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर प्रथम आक्रमण 1179 में किया और पेशावर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को कब्जा कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रथम आक्रमण किस पर? पंजाब पर। फिर कब आक्रमण करता है? 1181 में। 1181 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पुनः आक्रमण किया, जिसमें उसे धन प्राप्त हुआ और खुसरो शाह के पुत्र को अपने साथ ले गया। ठीक है, तो ये हो गया 1181 का आक्रमण। नेक्स्ट कब आक्रमण करता है? 1183 को। 1183 में गौरी पुनः आक्रमण करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। 1186 में संधि प्रस्ताव खुसरो शाह के पास गौरी भिजवाता है। तत्पश्चात
खुसरो शाह की हत्या कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पंजाब का इतिहास जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी अब हमसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसे क्या करिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान और गौरी के आक्रमण के बारे में। पहले बात तो हम समझेंगे कि ये दोनों लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं। कहाँ से हैं? अलग अलग क्षेत्र से हैं। और इनके मध्य युद्ध करने का कारण क्या बना? कारण क्या बना? और अगर आपको नॉर्मली समझना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ ही क्यों था। तो हम पहले तो बात करेंगे किसके बारे में? तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 में। दोस्तों होगा क्या कि पृथ्वीराज चौहान का जो क्षेत्र था और मोहम्मद गौरी का जो क्षेत्र था, पंजाब को जीतने के पश्चात एक दूसरे की सीमा एक दूसरे से टकराने लगे। क्या होने लगी? टकराने लगी। मोहम्मद गौरी ने क्या है? मोहम्मद गौरी ने 1190 में क्या है? 1190 में सरहिंद पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? सरहिंद पर अधिकार कर लिया। और सरहिंद पर जब अधिकार करने के पश्चात क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान और उन दोनों की सीमाएं जब लड़ना शुरू होती हैं तो क्या होता है? आपसी द्वंद्व शुरू होता है। जब तक आप किसी से भिड़ते नहीं हो तो कोई आपसे भिड़ने नहीं आता है। उसी के फलस्वरूप जब एक दूसरे की सीमाएं टकराती हैं तब क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध होता है। इसी युद्ध में क्या है? इसी युद्ध में विजय किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की। किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। और कहते हैं कि शुरुआत के स्तर में पृथ्वीराज चौहान की स्थिति तो ठीक थी, लेकिन अंत में खराब होने लगी। लेकिन अंत में क्या है? अंत में पराजित कौन होता है? मोहम्मद गौरी पराजित होता है। उसमें क्या होता है? जो प्रमुख सहयोगी होता है उसका नाम होता है गोविंदराज। कौन होता है? पृथ्वीराज का जो प्रमुख सहयोगी होता है उसका नाम होता है गोविंदराज। और कहते हैं कि गोविंदराज और मोहम्मद गौरी में क्या हुआ था? आपसी संघर्ष हुआ था। और इसी आपसी संघर्ष में गोविंदराज को बहुत बुरी तरीके से किसने मारा था? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने जब मारा तो उसके आगे के 2 दांत भी टूट गए थे। क्या हुए थे? 2 दांत भी टूट गए थे। लेकिन तत्पश्चात क्या होता है? वो अपनी स्थिति को सुधार लेता है और स्थिति को सुधार कर किसको पराजित कर देता है? मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। जब मोहम्मद गौरी पराजित होने लगता है, क्या है? मोहम्मद गौरी पराजित होने लगता है और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। तब क्या करता है? उसके सैनिक क्या है? मोहम्मद गौरी के सैनिक उसे उठा ले जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान क्या है? पृथ्वीराज चौहान उनका पीछा नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा बताया जाता है कि जो राजपूत होते थे, क्या होते थे? राजपूत जो होते थे वो क्या करते थे? पीठ पर वार नहीं किया करते थे। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने उस पर आक्रमण नहीं किया। और वो चाहते, पृथ्वीराज चौहान अगर चाहते तो क्या कर सकते थे? मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते। लेकिन होगा क्या दोस्तों? जब मत ही बिगड़ी हो, क्या है? मत ही बिगड़ी हो तो क्या है कि कुछ भी हो सकता है। अगर पृथ्वीराज चौहान जी अगर मोहम्मद गौरी को मार देते, क्या करते थे? मोहम्मद गौरी को मार देते तो हो सकता था कि भारत में कभी इस्लाम वाले लोग शासन नहीं कर पाते। और इन्हें किसे? पृथ्वीराज चौहान को हिंदू धर्म का अंतिम सूर्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम सूर्य भी कहा जाता है। किसको? हिंदू धर्म का। तो हम लिख लेते हैं किसके बारे में? तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान
वर्सेस मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। कारण एक दूसरे की सीमा टकराने लगी थी और दोनों का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। विस्तार करना था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि फिर क्या हुआ। आप इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। किसके बारे में, तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1192 में। कब हुआ था, 1192 में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है कि प्रथम युद्ध में क्या है, प्रथम युद्ध में जब पृथ्वीराज जीत लेते हैं, क्या है, पृथ्वीराज चौहान जब जीत लेते हैं तो ये क्या करते हैं, भोग विलासता में जीने लगते हैं। किसमें, भोग विलासता में जीने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ जयचंद की पुत्री, क्या है, जयचंद की पुत्री संयोगता का क्या कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। क्या होता है, जयचंद अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ नहीं करना चाहता था, पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं करना चाहता था। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। क्या होते थे, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। और इसमें कहते हैं कि जयचंद ने क्या है, जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन करवाया था और उस स्वयंवर में बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया था। राजा और राजकुमार को आमंत्रित करते हैं और उस आमंत्रण में किसको आमंत्रित नहीं किया गया था, पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया। और कभी कभी तो ये भी बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगता में क्या था, प्रेम संबंध था। क्या था, प्रेम संबंध था। और इसलिए क्या है, जयचंद उससे उसका विवाह नहीं करवाना चाहते थे। कहते कि पृथ्वीराज चौहान देखने में अच्छा नहीं दिखता था, और अच्छा दिखने से क्या मतलब है, जिसको पसंद है उससे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। होगा क्या कि इसी अपमान का क्या है, जब उसे बुलाया नहीं जाता है और उसका अपमान करने के लिए, किसका, पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए जयचंद क्या करते हैं, उसकी मूर्ति बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं, मूर्ति बनवाते हैं या पुतला बनवाकर द्वारपाल के रूप में उसे खड़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। और खड़ा करने के पश्चात क्या करते हैं, स्वयंवर का आयोजन। और ये सूचना किसको मिल जाती है, पृथ्वीराज चौहान को ये सूचना मिल जाती है। और क्या करते हैं, जब संयोगिता को वर डालने के लिए बुलाया जाता है तो वो क्या करती है, किसी और को वर ना डालकर उससे पुतले को क्या है, उसी पुतले को जाकर वर डाल देती है। और यहीं पर क्या है, यहीं पर पृथ्वीराज चौहान आता है और पृथ्वीराज चौहान आकर उसका क्या कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। और कुछ लोग तो यह आरोप लगाते हैं कि इसी कारण क्या है, इसी कारण क्या करते हैं, जयचंद किसको आमंत्रित करते हैं, मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करते हैं। और आमंत्रित करने के पश्चात वो कहते हैं कि तुम्हें जो भी सहायता चाहिए वो क्या करूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए कभी कभी जयचंद के ऊपर देशद्रोह कई बातें भी सामने आती हैं।
लेकिन ऐसा था या नहीं ये विवादास्पद मुद्दा है, हमको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये समझना है कि क्या होगा तराइन का द्वितीय युद्ध, जब क्या होता है प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित होता है, तब क्या करता है वो युद्ध के लिए तैयारियां करना शुरू कर देता है। क्या करता है? युद्ध के लिए तैयारियां करना शुरू कर देता है। और गौरी ने क्या है, गौरी ने 1,20,000 क्या है, लगभग 1,20,000 क्या किए थे? कवर बंद, क्या है, कवच बंद, कवच बंद सिपाही इकट्ठा किए। क्या किए? कवच बंद सिपाही इकट्ठा किए। किसके अनुसार? मिन्हाज उस सिराज के अनुसार। किसके अनुसार? मिन्हाज उस सिराज के अनुसार, मिन्हाज उस सिराज के अनुसार, सिराज के अनुसार। और उसके पश्चात किसके पास संदेश भिजवाया? पृथ्वीराज चौहान के पास संदेश भिजवाया कि क्या करो तुम, या इस्लाम स्वीकार कर लो और मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। होगा क्या कि पृथ्वीराज चौहान इस चीज के लिए एग्री नहीं होता। कौन मानेगा यार, तुमको पहले पराजित किया है, कौन मानेगा? पहले तो वो तुमको पराजित किया है, अब पराजित करने के पश्चात तो तुम कह रहे हो, जो पराजित हुआ था वो कह रहा है कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो और क्या करो, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। तो कौन इस चीज को स्वीकार कर लेगा? यही कार्य कौन करते हैं? पृथ्वीराज चौहान करते हैं। पृथ्वीराज चौहान जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, दोनों के मध्य पुनः कहाँ युद्ध होता है? तराइन के मैदान में। तराइन के मैदान में क्या होता है, दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हो गई थी। क्या हो गई थी? आमने सामने खड़ी हो गई थी। और कहते हैं कि कुछ संधि की भी बातें हुई। और संधि की जब बात हुई तो क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान स्थिरता से थोड़ी देर बैठ जाता है। क्या होता है? बैठ जाता है। और बैठने के पश्चात क्या करता है, मोहम्मद गौरी एक कूटनीति का प्रयोग करता है। क्या करता है? कूटनीति का प्रयोग करता है। और उस कूटनीति के तहत क्या करता है कि वहां पर आग जलवा देता है। जहां पर उसकी सैन्य छावनी थी वहां पर क्या करवाता है, आग जलवा देता है। और ऐसा प्रतीत करवाता है कि हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। इन सब चीजों को देखकर पृथ्वीराज की जो सेना थी वो भी स्थिर होकर आराम से सो जाती है। और इस चीज का क्या करता है, वो प्रयोग करता है। कौन? मोहम्मद गौरी। और इसके पश्चात क्या करता है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं को चारों तरफ से घिरवा दिया। क्या कर दिया? घिरवा दिया। और घिरवाने के पश्चात सुबह में ही क्या है, सुबह में ही क्या करता है, आक्रमण करता है। कौन करता है? मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है। अब आप मान लो कि सुबह सुबह किसी के ऊपर आक्रमण करोगे तो क्या वो उस तरीके से तैयार होगा जिस तरीके से वो तैयार होना चाहिए? तो तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। लेकिन कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता का परिचय दिया, लेकिन अंत समय में क्या होता है कि उसकी क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। तत्पश्चात बताया जाता है पृथ्वीराज रासों में, चंद्र बताई कि पृथ्वीराज रासों में बताया जाता है कि वो उसे बंधे। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर कहाँ ले जाता है? गजनी ले जाता है। कहाँ ले जाता है? गजनी ले जाता है। और उसके पश्चात शब्द भेदी बाण क्या है, क्या करता है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा देता है। और आंखें फुड़वाने के पश्चात मोहम्मद गौरी क्या है, मोहम्मद गौरी की जो हत्या होती है वो किसके द्वारा होती है? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही होती है। किसके द्वारा? शब्द भेदी बाण के द्वारा, ऐसा बताया जाता है। जबकि हसन निजामी बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को कैद करके वो अपने साथ ले गया और कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान अधीनस्थ शासक के रूप में वहां पर शासन करते हैं। तो ये सारी चीजें रही। तो हम लिख लेते हैं, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इस युद्ध में पराजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान को
पृथ्वीराज चौहान को भागना पड़ा, जिसे सिरसा अजमेर के पास पकड़ लिया गया। ठीक है, इधर लिख लेते हैं ना, पकड़ लिया गया। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले गया और दोनों आंखें फुड़वा दी। मोहम्मद गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई के सहयोग से शब्द भेदी बाण के द्वारा कर दिया और स्वयं की हत्या कर ली, स्वयं आत्महत्या कर ली। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पॉइंट। नेक्स्ट जो है किसकी बात है, इसे लिख लीजिए, फिर और बताते हैं। ठीक है, हो गया। हसन निजामी की ताज उल मासिर के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपना अधीनस्थ बनाया कुछ समय तक अधीनस्थ के रूप में
पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर से अधीनस्थ के रूप में शासन किया। इस तरीके से किसकी बात हो जाती है? इनकी बात हो जाती है। तत्पश्चात क्या होता है? मोहम्मद गौरी, क्या है? मोहम्मद गौरी पुनः वापस चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पुनः गौर प्रांत वापस चला जाता है और अपने जीते हुए प्रदेशों को किसको दे देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। तो क्या करेंगे? तत्पश्चात जीते हुए प्रदेश को मोहम्मद गौरी अपने दास ऐबक को देकर वापस चला जाता है। ठीक है। जब ये चला जाएगा तो ऐबक को क्या है? ऐबक को दिल्ली बहुत अच्छी लगती है। क्या लगती है? दिल्ली बहुत अच्छी लगती है और 1193 में क्या है? 1193 में दिल्ली को केंद्र बनाकर ऐबक शासन करना शुरू करता है। यही दिल्ली आगे चल के मुस्लिम शासकों की क्या बनेगी? राजधानी बनेगी और यहीं से क्या होगा? शासन संचालन होगा, जिसमें सबसे पहले किसने शासन किया था? ऐबक ने शासन किया था अधीन के रूप में। किसके रूप में? दास के रूप में शासन किया था। तत्पश्चात कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध होता है, जो कब लड़ा गया था? 1194 में लड़ा गया था। इस युद्ध में किसके मध्य हुआ था? जयचंद और गौरी के मध्य हुआ था। ये जो चंदावर का जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है? कन्नौज और इटावा के मध्य यमुना नदी के तट पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कन्नौज और इटावा के मध्य यमुना नदी के तट पर पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि ये जो जयचंद थे ये बहुत योग्यता से युद्ध लड़ रहे थे और इनकी जीत सुनिश्चित ही थी, लेकिन क्या होता है? अचानक उनकी आंख पे क्या लग जाती है? तीर लग जाती है। क्या लग जाती है? तीर लग जाती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं? हाथी से गिर जाते हैं। और इसको देखकर उसकी जो सेना होती है, किसकी? जयचंद की जो सेना होती है, जयचंद की सेना भागना शुरू कर देती है और अंततः विजय किसकी हो जाती है? मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने इन सब चीजों को देखा। तो लिखिएगा यहां पर चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194। 1194 में किसके मध्य? जयचंद वर्सेस गौरी। ये चंदावर कहाँ पड़ता है? तो ये भी हमें लिख लेना चाहिए। कन्नौज और इटावा के मध्य यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या हुआ था इस युद्ध में जयचंद की आंख पर तीर लग जाती है। इस कारण जयचंद की पराजय होती है। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, कुछ भी हो, किसी भी कारण पराजय हुई, पराजय हो गए तो मतलब आप खत्म। क्या है? आप खत्म। इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। तो आप क्या करिए, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं गौरी के अंतिम दिनों के बारे में। किसके बारे में? गौरी के अंतिम दिनों के बारे में बात कर लेते हैं। गौरी के अंतिम दिनों की बात करेंगे तो 1203 ईस्वी में, क्या है, 1203 ईस्वी में उसके बड़े भाई गयासुद्दीन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु होती है तो वो गजनी और गौर का, गौरी क्या होता है? गजनी और गौर का संयुक्त रूप से शासक बनता है। क्या बनता है? शासक बनता है। और शासक बनने के पश्चात क्या है? शासक बनने के पश्चात उसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। और जैसे आपको पता है कि गौरी कैसा शासक था? साम्राज्यवादी शासक था। कैसा शासक था? साम्राज्यवादी शासक था। तो उसने क्या किया? 1204 पर ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। और जब वो ख्वारिज्म पर आक्रमण करता है तो क्या होता है? मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। क्या होती है? मोहम्मद गौरी की पराजय होती है और बहुत सारे सैनिक उसके मार दिए जाते हैं। उसके क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? मोहम्मद गौरी के क्षेत्र में एक अफवाह फैल जाती है कि मोहम्मद गौरी मार दिया गया। क्या है? मोहम्मद गौरी मार दिया गया है। तो उसके जो दास हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? दास हुआ करते थे। वो क्या करते थे? अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। उसमें से एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है यलदौज। क्या है? यलदौज। जब यलदौज को ये चीज पता चलती है तो उसने क्या किया था? गजनी पर अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? गजनी पर अधिकार कर लिया था। और तत्पश्चात पंजाब के आसपास के क्षेत्रों पर किसने विद्रोह कर दिया? खोखरों ने विद्रोह कर दिया। और खोखरों ने पंजाब को विद्रोह करते हुए कहां घुसा है? लाहौर तक घुसा है। तो हम इस चीज को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिएगा, 1203 में गौरी के भाई एवं गजनी के शासक गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। हो जाती है। गौर एवं गजनी का संयुक्त शासक बनता है। ठीक है। इससे पहले गौरी किसके अधीन शासन कर रहा था? अपने बड़े भाई के अधीन ही शासन कर रहा था। ऐसा नहीं है था कि वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए हुआ था। तो देखिएगा, शासक बनता है। उसने उस समय मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। फिर क्या किया था? 1204 में, क्या है? 1204 पे किसमें आक्रमण किया था? ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक जो था शाह अलाउद्दीन मशहूर शाह था। कौन था? शाह अलाउद्दीन मसूद शाह था। ठीक है। कहां पर? ख्वारिज्म पर। शाह अलाउद्दीन मसूद शाह ख्वारिज्म के शासक के ऊपर आक्रमण किया लेकिन पराजित
हुआ, उसके ढेर सारे सैनिक मारे गए, सैनिक मारे गए। उसको लेकर एक अफवाह फैली, गौरी मार दिया गया। और जब गौरी ही मार दिया जाएगा तो क्या होगा कि साम्राज्य में अशांति होगी कि नहीं, और इसी अशांति का फायदा उठाकर इसके जो क्षेत्रीय शासक थे वो क्या कर देते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा कर देते। पहले इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, हो गया। उसी समय यल्दौज ने गजनी में स्वतंत्रता घोषित कर दी। खोखरों ने पंजाब के रास्ते लाहौर पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गौरी ने ऐबक की सहायता से इन सभी को पराजित किया। यह पर एक चीज और ध्यान रखना है कि इस समय गौरी का जो प्रमुख रूप से बचाने वाला व्यक्ति था उसका नाम था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। क्या होता है कि कहते हैं कि खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की पराजय होना सुनिश्चित हो गई थी, लेकिन क्या होता है कि उसी समय कौन आ जाता है? इल्तुतमिश आ जाता है, जो किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। और ऐबक का गुलाम था तो उसने क्या किया? उसे विजय प्राप्त करवाई। इसीलिए मोहम्मद गौरी तत्काल प्रभाव से आदेश देता है कि ऐबक तुम इसे क्या कर दो? दास्ता से मुक्त कर दो। क्या कर दो? दास्ता से मुक्त कर दो। तो नोट करके लिखिएगा, खोखरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका इल्तुतमिश ने निभाई, जो ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। इसी समय गौरी ने यह आदेश दिया कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दे।
यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि इल्तुतमिश क्या है? इल्तुतमिश किसका दास था? ऐबक का दास था। और आप देखेंगे दास्ता से सबसे पहले, ऐबक से पहले, ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। ऐबक दास्ता से मुक्ति नहीं प्राप्त करता, लेकिन 1206 के आसपास ही किसको दास्ता से मुक्ति मिल जाती है? इल्तुतमिश को मुक्ति मिल जाती है। फिर क्या होता है कि 15 मार्च, क्या है? 15 मार्च 1206 ईस्वी को, किसको? 1206 ईस्वी को क्या होता है? दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी क्या कर रहा था? शाम की नमाज अदा कर रहा था। क्या कर रहा था? शाम की नमाज अदा कर रहा था। इसी दौरान क्या करता है? खोखर आक्रमण कर देते हैं और क्या होता है? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? हत्या कर दी जाती है। 15 मार्च, ठीक है, को 15 मार्च 1206 ईस्वी को शाम की नमाज अदा करने के दौरान, अदा करते समय खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, ये इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। हम क्या करते हैं, यहीं पर क्या करते हैं, क्लास को रोकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आए हुए क्वेश्चनों की। किसके बारे में बात करेंगे? आए हुए क्वेश्चनों की, और क्या संभावित क्वेश्चन हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि मोहम्मद गौरी ने और क्या क्या करा था। हमने क्या करवा दी? मोहम्मद गौरी की हत्या करवा दी। किसके द्वारा? खोखरों के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू।